हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट चल रहा था, तो आज ये मॉक टेस्ट फर्स्ट का पार्ट 2 होने वाला है। और ये जैसा मैं आपको बता दूं, सभी परीक्षा जो है जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग 63वां क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग 65 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, है ना। और आज हमारा पार्ट 2 जो है 63 क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। उसके पहले देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था। तो देखिए, उसके पहले 63वां क्वेश्चन था, है ना, 65वां क्वेश्चन था। चलिए 65 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था। और 65वां जो क्वेश्चन है वो है, ट्विल वेव की पहचान क्या है। ट्विल वेव की पहचान क्या है। तो क्या होती है ट्विल वेव की पहचान? तिरछी धारियां होती हैं, है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। ट्विल वेव जो होती हैं उन पर कैसे की जाती हैं ट्विल वेव? तो तिरछी धारियों से की जाती हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है छठ, है ना। 66 क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट होगा पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है ना, डेनियर शब्द किसके मापन से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डेनियर शब्द किसके मापन से संबंधित है। ऑप्शन ए है रेशा मोटाई, बी है रेशा लंबाई, सी है रेशा लचक और डी है रेशा दृढ़ता। तो डेनियर शब्द जो होता है किसके मापन से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशा मोटाई, है ना। रेशा मोटाई से यह संबंधित होता है। डेनियर जो होता है एक क्या होता है ना, ये जो डेनियर होता है यह क्या होता है, लाइनर डेंसिटी माप होता है। यह बताता है कि 900 मीटर धागे का द्रव्यमान कितना ग्राम होता है। तो यह क्या बताता है, रेशे की मोटाई को बताता है। डेनियर जो होता है रेशे की मोटाई को बताता है। तो चलिए इसी के साथ फर्स्ट राइट हो जाएगा इसका। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का, मर्सराइजेशन से कपास के रेशों में कौन सा गुण बढ़ता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है मर्सराइजेशन से कपास के रेशों में कौन सा गुण बढ़ता है। ऑप्शन ए है चमक व दृढ़ता बढ़ती है, बी है ऊष्मा प्रतिरोधक बढ़ता है, या फिर सी है सिकुड़न बढ़ता है, या फिर डी है अपारदर्शिता बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है मर्सराइजेशन से कपास के रेशे में कौन सा गुण बढ़ता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमक व दृढ़ता बढ़ती है ना। कपड़े पे जब मर्सराइजेशन किया जाता है, कपास रेशे क्या होते हैं, सूखते हैं, फाइबर की तरह सतह पर ये परावर्तन जो होता है बढ़ता है, जिससे चमक बढ़ती है, जिससे क्या होता है, चमक बढ़ती है और रंग अवशोषण भी बेहतर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमक और दृढ़ता बढ़ता है, इसीलिए कपड़ों पे मर्सराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, सेरिसिन किस रेशा उत्पादन से संबंधित है। सेरिसिन क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि सेरिसिन एक गोंद होती है ना। किस रेशा उत्पादन से संबंधित है, तो आप सभी को पता होगा ये रेशम से संबंधित है। सेरिसिन जो होता है ये किससे संबंधित है, ये रेशम से संबंधित है ना। फाइब्रिन जो होती है प्रोटीन होती है, सेरिसिन गोंद ये निकलता है रेशम के कीड़े से। मुंह में उसके छिद्र होता है, मुंह के ऊपर, वहीं से निकलता है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा रेशम, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका। चलिए देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन में डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी किसने दी। क्या पूछा जा रहा है, एक्सटेंशन एजुकेशन में डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी किसने दी। ऑप्शन ए है एवरेट रोजर्स, और बी है कर्ट लेविन, और सी है मैस्लो, और डी है मेयो, है ना। मैं हिंदी में बता दूं इस बुक का नाम, नवोन्मेष में प्रसार का सिद्धांत, है ना। नवोन्मेष में प्रसार का सिद्धांत इस बुक है, जो इंग्लिश में आपका दिया है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको किसने दिया था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एवरेट रोजर्स ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
यह पुस्तक किस लिए है? यह दर्शाता है कि कैसे नवाचार समाज में फैले हैं, है ना, नवाचार समाज में कैसे फैले हैं और किन समूहों द्वारा कब अपनाए जाते हैं। कैसे फैले हैं नवाचार और किन समूहों द्वारा कैसे अपनाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना एवरेट रोजर्स का इनोवेटर, है ना, अर्ली एडॉप्टर, मेजॉरिटी लैगार्ड, ये सारे इन्होंने दिए हुए हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन है, रोल कन्फ्लिक्ट की स्थिति कब उत्पन्न होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रोल कन्फ्लिक्ट की स्थिति कब उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है जब व्यक्ति के दो भूमिकाएं परस्पर विरोधी हों, बी जब व्यक्ति के पास कोई भूमिकाएं ना हो, और सी जब समूह व्यक्ति को अस्वीकार करे, और डी है जब व्यक्ति स्वतंत्र हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोल कन्फ्लिक्ट की स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब व्यक्ति के दो भूमिकाएं परस्पर विरोधी हों तब क्या होता है, उसी को ही रोल कन्फ्लिक्ट स्थिति कहते हैं। तो राइट हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का। ये पूछा जा रहा है आपसे 71 नंबर का क्वेश्चन, ICDS योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी वर्कर्स का कार्य क्या नहीं है ना। ICDS के अंतर्गत जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं उनका कार्य क्या नहीं है। ए है पूरक पोषण देना, बी है सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा, सी है वस्त्र निर्माण प्रशिक्षण, और डी है टीकाकरण सहयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ICDS योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी वर्कर का कार्य नहीं है। तो क्या कार्य नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र निर्माण प्रशिक्षण, है ना, वो वस्त्र निर्माण का प्रशिक्षण नहीं देती है, टीकाकरण सहयोग करेंगी, सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा करेंगी, पूरक पोषण देना उनका कार्य है, लेकिन वस्त्र निर्माण प्रशिक्षण उनका कार्य नहीं है। तो 71 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह है 72 नंबर का, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, जिसे हम कहते हैं PLA, है ना। PLA को हम शॉर्टकट में पूछा जाता है PLA। ऐसे ही पूछ सकता था आपसे कि PLA का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेकिन मैंने इसका फुल फॉर्म भी साथ में लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन PLA को कहते हैं। फर्स्ट देख लीजिए, तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ग्रामीण समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करना, बी है केवल डेटा संग्रह करना, सी है शोधकर्ता का प्रभुत्व स्थापित करना, और डी है प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। PLA का उद्देश्य क्या होता है, समुदाय को सक्रिय रूप से निर्णय और समस्या समाधान में शामिल करना, ताकि स्थानीय समाधान अपनाने में मदद मिल सके, ये PLA का कार्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए इसमें थोड़ा सा शोध, जिसे हम कहते हैं रिसर्च का भी और रियलिटी ग्रेड ये देख के बनाया गया है कि रियलिटी ग्रेड का ये क्वेश्चन लेवल दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने बीच बीच में रिसर्च के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, इससे आपका सब कुछ तैयार होगा और धीरे धीरे करके रिसर्च के भी क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। तो चलिए देख लीजिए 73 क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जा रहा है। टाइप फर्स्ट ईरर का क्या अर्थ है, पूछा जा रहा है टाइप फर्स्ट ईरर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना, बी है असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना, सी है दोनों को स्वीकार करना, और डी है दोनों को अस्वीकार करना। तो राइट आंसर 73 का क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना, है ना। इसका राइट आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। और ये क्या होता है, टाइप फर्स्ट एरर जो होता है तब होता है जब वास्तव में शून्य परिकल्पना सत्य हो पर उसे गलत तरीके से खारिज कर दिया जाए,
तब हमारा टाइप फर्स्ट एरर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। चलिए 74 का पूछा जा रहा है टाइप सेकेंड एरर कब होता है। टाइप सेकेंड एरर कब होता है। टाइप फर्स्ट ऑप्शन ए देख लीजिए, जब असत्य शून्य परिकल्पना स्वीकार कर ली जाती है, और बी है जब सत्य परिकल्पना अस्वीकार कर ली जाती है, और सी है जब डेटा अधूरा होता है और जब विश्लेषण विफल होता है। तो टाइप सेकेंड एरर तब होता है, कब होता है। टाइप सेकेंड एरर कब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब असत्य शून्य परिकल्पना स्वीकार कर ली जाती है ना। वहीं पे क्या था, टाइप फर्स्ट एरर कब होता था, जब सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर ली जाए, जो सत्य शून्य परिकल्पना है उसको अस्वीकार कर ली जाए, तब क्या होता था, टाइप फर्स्ट एरर होता था। और टाइप सेकेंड एरर क्या है, जब असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर ली जाए, है ना, तब क्या होता है, टाइप सेकेंड एरर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 75 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है, किसका मापन स्टैंडर्ड डिवीजन किसका मापन करता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन किसका मापन करता है। ऑप्शन ए है प्रसारण का, है ना, बी है सहसंबंध का, सी है प्रवृत्ति का, और डी है औसत का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन किसका मापन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका मापन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसारण का मापन करता है, प्रसरण का मापन करता है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है वो प्रसरण का मापन करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका रिसर्च से ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिसर्च से ही है। स्टैंडर्ड डिवीजन है ना, जिसे हम कहते हैं आंकड़ों के प्रसरण। तो क्या होता है, यह दिखाता है कि डेटा बिंदु औसत से कितनी दूर फैले हुए हैं। ये जो प्रसरण होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, यह दिखाता है कि डेटा जो है वो कितनी दूर बिंदु पर फैले हुए हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शायद यह क्वेश्चन जो है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि अगर आप लोग रिसर्च नहीं पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल ऊपर से निकल जाता होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, रिसर्च के क्वेश्चन और थ्योरी मैं दोनों कराऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो मैं दोनों करा दूंगी, है ना। और बहुत से ऐसे चैनल हैं जहाँ से भी आपको समझ में आता है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं रिसर्च के क्वेश्चन। और अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा, एलटी ग्रेड में बनेगा, है ना। यूजीसी नेट में आता है, एलटी ग्रेड में आता है, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। चलिए 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव स्क्यूनेस में वितरण कैसा होता है। क्या पूछा जा रहा है, पॉजिटिव स्क्यूनेस में वितरण कैसा होता है। ऑप्शन ए है दाएं और लंबी पूंछ, बी है बाएं और लंबी पूंछ, सी है घंटी के आकार का, और डी है समकोणीय आकार का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसा होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दाएं और लंबी पूंछ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 76 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है आपसे 77 नंबर का प्रश्न है, जो पूछा जा रहा है आपसे, रिग्रेशन लाइन किस तरह की होती है। क्या पूछा जा रहा है, रिग्रेशन लाइन किस तरह की होती है। ऑप्शन ए है y पर x की निर्भरता दर्शाती है, बी है केवल औसत निकालती है, सी है केवल सहसंबंध बताती है, और डी क्या पूछा जा रहा है, डी है डेटा सारांश देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिग्रेशन लाइन किस प्रकार की होती है। तो बताइए रिग्रेशन लाइन किस प्रकार की होती है। ए हो जाएगा राइट आंसर, y पर x की निर्भरता दर्शाती है। जो रिग्रेशन लाइन होती है x पर y की निर्भरता दर्शाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का, ये पूछा जा रहा है आपसे, सैंपलिंग फ्रेम
का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है वह सूची जिससे नमूना लिया जाता है। ये भी आपका सैम्पलिंग वाला क्वेश्चन भी आपका रिसर्च से लिया गया है, ठीक है। और ऑप्शन सेकंड देखिए, यानी बी नंबर नमूना आकार होता है, और सी है नमूना त्रुटि होती है, डी है नमूना इकाई होती है। सैम्पलिंग फ्रेम का अर्थ है, तो क्या अर्थ होता है सैम्पलिंग फ्रेम का, क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सूची जिससे नमूना लिया जाता है, यानी कि जिससे हमारा नमूना, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, जैसे कि कोई आप कपड़ा देखने जाते होंगे या फिर कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो आप देखते होंगे पहले सैंपल, है ना, उसको थोड़ा सा मान लीजिए आप कपड़ा कोई बेचने आया है, तो थोड़ा सा आपको कटिंग करके कपड़ा आपके पास ला के दिखा रहा है, इस कलर का है और ऐसे है, चिकना है, मजबूत है, दृढ़ता है उसमें, मैडम ले लीजिए, है ना, वो होता है सैंपलिंग। उसी तरह का सैंपलिंग फ्रेम का अर्थ होता है वह सूची जिससे नमूना लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंटेंट वैलिडिटी किसका मापन है? पूछा क्या जा रहा है, 79 नंबर का क्वेश्चन है, कंटेंट वैलिडिटी किसका मापन है? ऑप्शन ए है परीक्षण की प्रासंगिकता का, बी है परीक्षण की स्थिरता का, और सी है परीक्षण की सटीकता का, और डी है परीक्षण की विश्वसनीयता का। राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 का? कंटेंट वैलिडिटी किसका मापन है? कंटेंट वैलिडिटी किसका मापन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण की प्रासंगिकता, है ना, परीक्षण की प्रासंगिकता का। तो ये क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी जो होता है यह दर्शाता है कि किसी परीक्षण का सामग्री विस्तार उस विषय के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कितना कवर करती है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए 79 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आप लोग ये बताइए, कह रहे थे क्वेश्चन बहुत इजी लाती हैं आप क्वेश्चन, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेपर जो है ना बहुत टफ लेवल का है, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा, आप मतलब कितना सही किया, 125 में आपने कितना सही किया, और सच सच बताइएगा कि आपने कितना सही किया। लिंकर्ट पूछा जा रहा है 80 नंबर का क्वेश्चन, लिंकर्ट स्केल का प्रयोग किस प्रकार के डेटा संग्रह हेतु होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिंकर्ट स्केल का प्रयोग किस प्रकार के डेटा संग्रह हेतु होता है? ऑप्शन ए है दृष्टिकोण, जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड, और बी है रक्तचाप, सी है ऊंचाई, और डी है हार्मोन स्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिंकर्ट स्केल का प्रयोग किस प्रकार के डेटा संग्रह हेतु होता है? तो लिंकर्ट स्केल का प्रयोग किस लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दृष्टिकोण, है ना, दृष्टिकोण के लिए होता है। लिंकर्ट स्केल जो होता है 5 पॉइंट उसमें आदि होते हैं, प्रश्नों के माध्यम से व्यक्तियों के दृष्टिकोण रुझान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? क्या पूछा जा रहा है, ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? इसको मैंने बहुत बार करा चुका है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्म दोनों में, बी है केवल नाभिक में, सी है केवल राइबोसोम्स में, और डी है केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्म एवं साइटोप्लाज्म दोनों में होता है ग्लाइकोनियोजिनेसिस की प्रक्रिया जो है ना, ये ग्लाइकोनियोजिनेसिस की प्रक्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया एवं साइटोप्लाज्म दोनों में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन देखिए 82 नंबर का क्या पूछा जा रहा है, एसेंशियल एमिनो एसिड में कौन सा मानव शरीर के लिए अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए है ल्यूसिन, बी है लाइसिन, बी है आइसोल्यूसिन, और सी है ग्लाइसिन, और डी है लाइसिन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 82 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइसिन, है ना।
एसेंशियल एमिनो एसिड में कौन सा मानव शरीर के लिए अनिवार्य नहीं है? तो ग्लाइसिन जो होता है यह अनिवार्य नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 83 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन सा घटक शामिल होता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन सा घटक शामिल होता है? ऑप्शन ए है उच्च रक्तचाप, बी है पेट के चारों ओर चर्बी, सी है हाइपरग्लाइसीमिया और डी है हीमोग्लोबिन की अधिकांशता। तो राइट आंसर क्या होगा? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें 83 का ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन की अधिकता, है ना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की अधिकता हो जाती है। राइट आंसर क्या होगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, इसमें नहीं पूछा गया है, शायद मैंने गलत पढ़ा दिया है ना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की अधिकता जो है वो शामिल नहीं है, बाकी उच्च रक्तचाप, पेट की चर्बी, हाइपोग्लाइसीमिया ये सभी शामिल हैं, और जो डी होता है ये आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 83 का डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है 84 नंबर का क्वेश्चन है, पीईएम जिसे हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, है ना। पीईएम को हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। पीईएम आकलन के लिए कौन सा संकेतक सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है वजन के लिए आयु, बी है लंबाई के लिए आयु, सी है वजन के लिए लंबाई, डी है सिर की परिधि। तो पीईएम आकलन के लिए कौन सा संकेतक सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए कौन सा उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा वजन के लिए लंबाई, है ना। वजन के लिए लंबाई ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन B12 का अवशोषण किसके द्वारा संभव होता है? 85 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन B12 का अवशोषण किसके द्वारा संभव होता है? ऑप्शन ए क्या पूछा जा रहा है आपसे? चलिए बताइए ऑप्शन देखिए इसका, इंट्रिंसिक फैक्टर, बी है बॉयल सॉल्ट और डी है HCI और सी है HCI और डी है पेप्सिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विटामिन B12 का अवशोषण किसके द्वारा संभव होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है इसी की वजह से विटामिन बी का अवशोषण क्या होता है? संभव होता है। तो इसका राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर का जो पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है हेमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? क्या पूछा जा रहा है ये एक बार फिर से देख लीजिए। हेमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है विटामिन B6 और B12 और फोलिक एसिड, और यहीं पे बी है विटामिन सी और ई, और सी है ऑप्शन आपका विटामिन डी और के, और डी ऑप्शन है विटामिन ए और B1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हेमोसिस्टीन मेटाबॉलिक में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। विटामिन 6, B12 और फोलिक एसिड जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 86 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस क्षमता को प्राप्त करता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अमूर्त चिंतन, बी है वस्तु अस्थायित्व, और सी है संरक्षण की समझ, और डी है नैतिक द्वंद्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 87 क्वेश्चन है। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षण की समझ इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण की समझ। पियाजे के कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो होता है 7 से 11 वर्ष में, है ना, जो 7 से 11 वर्ष में होता है, उसमें बच्चा जो होता है
कन्वर्सेशन की समझ प्राप्त करता है और अमूर्त चिंतन बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल चरण में करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संरक्षण की समझ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 88 नंबर का। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के अनुसार पूछा जा रहा है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के अनुसार इंडस्ट्री वीएस इन्फीरियोरिटी किस अवस्था में आता है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष तक, और सी है किशोरावस्था, और डी है प्रौढ़ावस्था। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा। यह कब आता है, तो आता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल्यावस्था, यानी 6 से 12 वर्ष में यह आता है। इंडस्ट्री ऑफ इन्फीरियोरिटी जो होता है यह बाल्यावस्था में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है 89 का क्वेश्चन है, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी किस पर बल देता है। ऑप्शन ए है रिइंफोर्समेंट पे बल देता है, या फिर बी है मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन पर बल देता है, सी है पनिशमेंट पे बल देता है, या डी है ट्रायल एंड एरर पे बल देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89 का राइट आंसर हो जाएगा इसका जो बंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी है या मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशन पे बल देता है। किस पे, यह मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशन पे बल देता है। जो ये बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो ये थ्योरी में क्या होता है, सीखना, अनुकरण करना एवं पर्यवेक्षण है ना। बच्चा जो होता है वो सीख कर आप अनुकरण करके क्या करता है, सीखता है। व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखता है ना। व्यक्ति जैसे बच्चा होता है ना, मम्मी घर में झाड़ू लगाती हैं तो जब उनको देखता है झाड़ू लगाते हुए तो क्या करता है, झाड़ू लाके खुद लगाने लगता है। या फिर पोंछा जैसे लगाती हैं घर में, ये देखता है तो क्या करता है, अपने हाथ से ही ऐसे ऐसे पोंछने लगता है। इसी तरह से बच्चा क्या करता है, देख के है ना, सामाजिक पहलुओं को, सामाजिक बिंदुओं को देख के क्या करता है, बच्चा ऑब्जर्व करता है, उनको देख के ऑब्जर्व करता है, सीखता है बच्चा, वही चीज खुद के अंदर लागू करता है, यानी कि वही चीज देख के सीखता है बच्चा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर का क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन ए है वाइगोस्की ने, बी है पियाजे ने, सी है स्किनर ने, डी है थॉर्नडाइक ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की ने दी है ना। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, सीखने के दौरान जब बच्चे को समर्थन या सहायता धीरे धीरे क्या करती है, धीरे धीरे उसे हटाना, वही क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से क्या करता है, बच्चा सीखता है। ZPD जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना। तो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग की अवधारणा दी। चलिए 90 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। ऊपर चला गया क्वेश्चन, नीचे आओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर का जो पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है वस्त्र विज्ञान में टेनेसिटी का अर्थ क्या है। पूछा जा रहा है वस्त्र विज्ञान में टेनेसिटी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है रेशा टूटने से पहले जितना बल सहता है, बी है रेशा की लंबाई, सी है रेशा की चमक, और डी है रेशा की लचक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टेनेसिटी का मतलब क्या होता है, रेशा टूटने से पहले जितना बल सहता है ना। रेशा टूटने से पहले जितना बल सहता है, मापता है कि किसी रेशा पर टूटने से पहले कितना बल लगाया जा सकता है, या रेशा जो होता है यह रेशा की दृढ़ता, स्ट्रेंथ को दर्शाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सोल्यूशन
डाइंग किस पर लागू होती है? 92 का क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन डाइंग किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए है पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक रेशे पर, बी है कपास पर, सी है ऊन पर, डी है रेशम पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन डाइंग किस पर लागू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक रेशे पर लागू होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। 93 नंबर का जो आपसे पूछा जा रहा है, कार्डिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या है? कार्डिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है रेशों को समानांतर करना और साफ करना, बी है रंगाई करना, और सी है कपड़े की चमक बढ़ाना, और डी है धागा बुनना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? कार्डिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है। कार्डिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? रेशों को समानांतर करना और साफ करना, बी रंगाई करना, सी है कपड़े की चमक बढ़ाना, डी है धागा बुनना। तो कार्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा? कार्डिंग कॉम्बिंग, है ना, कार्डिंग कॉम्बिंग। तो रेशे को समानांतर करना और साफ करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 93 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है जो आपसे पूछा जा रहा है। 94 का क्वेश्चन क्या है? फेल्टिंग किस रेशा की विशेषता है? फेल्टिंग जो है किस रेशा की विशेषता है? ऑप्शन ए है ऊन, बी है कपास, सी है जूट, और डी है पॉलिएस्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेल्टिंग किस रेशा की विशेषता है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन, है ना, व्यवहार परिवर्तन 94 राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, कहाँ पहुंच गई मैं। फेल्टिंग किस रेशा की विशेषता है? ऑप्शन ए है ऊन, बी है कपास, सी है जूट, और डी है पॉलिएस्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेल्टिंग जो होता है ऊन पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। फेल्टिंग जो होता है ऊन पे किया जाता है। फेल्टिंग मुख्यतः ऊन में होता है क्योंकि ऊन के स्केल्स और क्रिम्स जो होते हैं के कारण फाइबर एक दूसरे से उलझकर घनत्व बढ़ाते हैं। कपास सिंथेटिक्स आसानी से फेल्ट नहीं होते हैं, इसीलिए फेल्टिंग किस पे की जाती है? तो ऊन पे की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए पूछा जा रहा है आपसे एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। क्या पूछा जा रहा है? 95 का क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है व्यवहार परिवर्तन, बी है केवल ज्ञान वृद्धि, सी है केवल उत्पादन बढ़ाना, डी है आंकड़े इकट्ठा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है 95 का, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन, है ना, केवल ज्ञान में वृद्धि नहीं, केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, आंकड़े इकट्ठा करना नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन जो है, 96 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? रोल ऑफ चेंज एजेंट जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन में क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है रोल ऑफ चेंज एजेंट एक्सटेंशन में क्या है? ऑप्शन ए है नई तकनीक का प्रसार करना, बी है शोधकर्ता बनाना, और डी सी है केवल डेटा संग्रह करना, और डी है केवल प्रबंधन करना, है ना। रोल ऑफ चेंज एजेंट एक्सटेंशन में क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 96 का राइट आंसर हो जाएगा नई तकनीक का प्रचार करना, नई तकनीक का प्रसार करना ही रोल ऑफ चेंज एजेंट होता है एक्सटेंशन में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन है वुमेन इम्पावरमेंट, है ना, पूछा जा रहा है वुमेन इम्पावरमेंट में संबंधित सबसे प्रभावशाली कार्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है DWCRA जिसे हम कहते हैं ड्वाक्रा, बी है मिड डे मील, सी है PDS, और डी है ICDS। तो वुमेन पावरमेंट में संबंधित
सबसे प्रभावी कार्यक्रम कौन है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ड्वाक्रा, DWCRA, जिसे हम कहते हैं ड्वाक्रा, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। फिर से सुन लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम है यह। इसलिए यह क्या होता है? महिलाओं के सशक्तिकरण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है 98 नंबर का क्वेश्चन है, जो पूछा जा रहा है आपसे, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की तकनीकों में शामिल है ना। पूछा जा रहा है आपसे पार्टिसिपेटरी, जिसे कब कहते हैं PRA, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की तकनीकों में शामिल है, क्या शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए है रिसोर्स मैपिंग, और सेकंड क्या है हिस्टोग्राम्स, और सी है ANOVA एनोवा जिसे कहा जाता है, और डी क्या है C स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की तकनीकों में शामिल है। तो क्या शामिल है? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिसोर्स मैपिंग, है ना। इसमें क्या शामिल है? रिसोर्स मैपिंग शामिल है। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल तकनीकों में क्या होता है? रिसोर्स मैपिंग जो होता है यह शामिल है। समुदाय के साथ मिलकर जानकारी निकालते हैं। वे क्या होता है? समुदाय के साथ मिलकर जानकारी निकालते हैं। जो पार्टिसिपेटरी टूल्स शामिल होते हैं, समुदाय के साथ मिलकर जानकारी निकालते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा जा रहा है 99 नंबर का, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का अर्थ का उदाहरण कौन सा है? ये क्वेश्चन है आपका रिसर्च से, है ना, ये रिसर्च से क्वेश्चन है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन ए क्या है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन ए है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, बी है परिशुभ सैम्पलिंग, और सी है रैंडम सैम्पलिंग, और डी क्या दिया गया है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उदाहरण कौन सा होता है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, परिशुभ सैंपलिंग जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उदाहरण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां नमूने शोधकर्ता की मंशा से चुने जाते हैं, ना कि यादृच्छिक चयन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपका, कोटा सैंपलिंग किस श्रेणी में आता है ना। पूछा जा रहा है कोटा सैंपलिंग किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बी दिया गया है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और सी है पैरामीट्रिक टेस्ट, सी क्या दिया गया है? पैरामीट्रिक टेस्ट, और डी दिया गया है रैंडमाइजेशन, है ना, रैंडमाइजेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वाटा सैंपलिंग किस श्रेणी में आता है? 100 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत ये आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 100 के बाद हम लोग चलते हैं 100। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर एनालिसिस का उपयोग किसके लिए होता है? क्वेश्चन क्या है? फैक्टर एनालिसिस का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है आयाम घटाने और पैटर्न खोजने के लिए, बी है औसत निकालने के लिए, सी है सहसंबंध मापन के लिए, और डी है त्रुटि विश्लेषण के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फैक्टर एनालिसिस का उपयोग किसके लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा
इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयाम घटाने और पैटर्न खोजने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, मल्टीकोलिनियरिटी है ना, मल्टीकोलिनियरिटी किस स्थिति में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है जब स्वतंत्र चर आपस में उच्च सहसंबंधित हो, बी है जब आश्रित चर असमान हो, सी है जब नमूना छोटा हो, डी है जब त्रुटि अधिक हो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जब स्वतंत्र चर आपस में सहसंबंधित हो। जब गलत निशान लग गया, जब स्वतंत्र चर आपस में सहसंबंध हो उसी को हम मल्टीकोलिनियेटरी कहते हैं, उसी को हम मल्टीकोलिनियेटरी कहते हैं। मुझे पता है ये जो होता है रिसर्च का जो क्वेश्चन है, शायद ये आप लोगों की समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है। आपने अगर कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको भी करवाऊंगी। आप लोग कमेंट करेंगे, कहेंगे तो मैं ज़रूर करवाऊंगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है क्रोनबख्श, है ना, क्रोनबख्श अल्फा का उपयोग किसके मापन हेतु होता है? ऑप्शन ए है किसके मापन हेतु होता है? ऑप्शन ए दिया गया है रिलायबिलिटी, है ना, ऑप्शन ए है रिलायबिलिटी, और ऑप्शन बी जो दिया गया है वैलिडिटी, और सी दिया गया है वेरिएबिलिटी, और डी दिया गया है नॉर्मैलिटी, है ना, नॉर्मैलिटी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्रोनबख्श जो होता है अल्फा का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रिलायबिलिटी के मापन हेतु किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड एरर किसका मापन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड एरर किसका मापन है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन इसका ए क्या दिया गया है? चलिए ऑप्शन फर्स्ट जो दिया गया है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएशन, और बी दिया गया है सेंट्रल टेंडेंसी, और सी है डिस्पर्शन इन पॉपुलेशन, और डी दिया गया है रिग्रेशन कोफिशिएंसी, है ना, कोफिशिएंसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एरर किसका मापन करता है? तो 104 का हो जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएशन, है ना, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मेटा एनालिसिस का प्रयोग होता है, 5 नंबर का है, मेटा एनालिसिस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है विभिन्न शोध अध्ययनों के परिणामों का संकलन, बी है केवल प्राथमिक डाटा संग्रह, और सी क्या दिया गया है? केस स्टडी विश्लेषण, और डी जो दिया गया है रैंडम सैम्पलिंग। तो मेटा एनालिसिस का प्रयोग होता है, तो किसके लिए होता है? मेटा एनालिसिस का प्रयोग होता है विभिन्न शोध अध्ययनों के परिणामों का संकलन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है एटीपी सिंथेस एंजाइम कहाँ पाया जाता है? एटीपी सिंथेस एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में, बी है साइटोप्लाज्म में, सी है राइबोसोम में, और डी है नाभिक में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 106 का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, गियर्स डिजीज, है ना, जिसे कहते हैं वैन गियर्स डिजीज, किस एंजाइम की कमी से होती है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन देख लीजिए क्या है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, ग्लाइकोजन स्टोर्स है ना, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसे हम कहते हैं, ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ के बताया हुआ है ना, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वैन गियर्स डिजीज किस एंजाइम की कमी से होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बताइए इसका, ये क्वेश्चन का ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए है ग्लूकोज 6 है ना फास्फोस्टेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, और ऑप्शन बी क्या दिया गया है, बी दिया गया है हेक्सोकिनीज, और सी दिया गया है पायरुवेट किनीज, और डी है ग्लूकोकिनीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा ग्लूकोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है ना, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है 108 नंबर का, क्या है वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है फेनिल कीटोन्यूरिया है ना, फेनिल कीटोन्यूरिया किस अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिक की विकृति है, किस अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिक की विकृति है। ऑप्शन ए है टायरोसिन और बी है, चलिए ऑप्शन इसका पहला देखा आपने, पहला देखा क्या है टायरोसिन, और सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है फेनिल एलनिन, और सी क्या है ट्रिप्टोफैन, और डी है ग्लाइसिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा इसका, 108 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, फेनिल कीटोन्यूरिया का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी जो फेनिल एलनिन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपल सिरप यूरिन डिजीज। क्वेश्चन क्या है, मोपल सिरप यूरिन डिजीज किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, ब्रांच चैन और बीटा केटो एसिड है ना, ब्रांच चैन बीटा कीटो एसिड, और ऑप्शन बी क्या दिया गया है लैक्टोज, और सी क्या दिया गया है एल्डोलॉस, और डी क्या दिया गया है ग्लूटामिनीज है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए से फिर से देख लीजिए एक बार, ब्रांच चैन अल्फा केटो एसिड, ब्रांच चैन अल्फा केटो एसिड डिहाइड्रोजिनेट है ना, ब्रांच चैन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेट, और बी जो दिया गया है वो दिया गया है सी आपका है एल्डोलेस, और जो बी आपका है लैक्टोज, बी आपका क्या दिया गया है लैक्टोज, और सी है एल्डोलेज, और डी जो दिया गया है आपका ऑप्शन ग्लूटामिनेज है ना, ग्लूटामिनेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोपल सिरप यूरिन डिजीज इसका किसकी कमी से होता है, मोपल सिरप यूरिन डिजीज किसकी कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रांच्ड चैन बीटा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेट की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, गाउट रोग किसके जमाव से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, गाउट रोग किसके जमाव से संबंधित है। ऑप्शन ए है यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल, बी क्या दिया गया है कैल्शियम ऑक्सलेट, और सी है अमोनिया, और डी क्या है आपका, ये है बिलीरुबिन है ना, डी जो है वो बिलीरुबिन है। तो गाउट जो होता है रोग किसके जमाव से होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमाव से जो होता है गाउट रोग होता है ना, यूरिक क्रिस्टल के जमाव से गाउट रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ये क्या होता है, ये एसिड की मात्रा क्या होती है, जॉइंट्स में बढ़ जाती है। जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, उनमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, तीव्र दर्द होता है और सूजन आ जाती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है ना। कुछ क्वेश्चन इसमें जो थे जो बहुत ही हार्ड थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है ये पेपर में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, है ना, पढ़ा होगा जरूर। एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या दिया गया है, एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है। ऑप्शन ए दिया गया है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, बी दिया गया है प्रोटीन सेपरेशन, और सी दिया गया है डीएनए रिप्लेक्शन, और डी दिया गया है ब्लड ग्रुपिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिजा टेस्ट जो होता है यह किसके लिए होता है, एलिजा टेस्ट किसके लिए होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, है ना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए एलिजा टेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक किस आधार पर काम करती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक किस आधार पर काम करती है। ऑप्शन ए है आवेश और आकार पर, बी है केवल वजन पर, सी है केवल लंबाई पर, डी है केवल पीएच पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तकनीक पर काम करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश और आकार पर काम करती है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्टर्न ब्लोटिंग, है ना। वेस्टर्न ब्लोटिंग किसके विश्लेषण हेतु होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रोटीन के, डीएनए के, आरएनए के या लिपिड्स के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसके कारण होता है। तो प्रोटीन के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है पीसीआर, जिसे हम कहते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, है ना। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बी है प्रोटीन क्वालिफिकेशन, और सी है आरएनए ट्रांसलेशन, और डी जो दिया गया है एंजाइमिक एक्टिविटी, है ना, एंजाइमिक एक्टिविटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीसीआर का उपयोग किसके लिए होता है। पीसीआर का उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है 115 नंबर का, नॉन टेक्नोलॉजी का खाद्य विज्ञान में प्रयोग किस लिए किया जा रहा है। नॉन टेक्नोलॉजी का खाद्य विज्ञान में प्रयोग किस लिए किया जा रहा है। ऑप्शन ए है फूड पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन के लिए, बी है केवल जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, सी है केवल सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए, और डी क्या दिया गया है, केवल कलर इम्प्लीमेशन के लिए। तो नॉन टेक्नोलॉजी का खाद्य विज्ञान में उपयोग किस लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फूड पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन के लिए। फूड पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, फूड इरेडिएशन में सामान्यतः कौन सी किरणें प्रयोग होती हैं। फूड इरेडिएशन में सामान्यतः कौन सी किरणें प्रयोग होती हैं। ऑप्शन ए है वाई किरणें, बी है ए किरणें, सी है बीटा किरणें, और डी है माइक्रोवेव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
है ना। इसको देख लीजिए, ऑप्शन ए है गामा किरणें और बी क्या दिया गया है, अल्फा किरणें, और सी दिया गया है बीटा किरणें, है ना। गामा किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें, माइक्रोवेव, है ना। डी है माइक्रोवेव। फूड इरेडिएशन में सामान्यतः कौन सी किरणें प्रयोग होती हैं, है ना। पढ़ते पढ़ते वही हालत हो गई है कि ये अल्फा बीटा गामा लिखा था और मैंने ऐसे ही पढ़ दिया। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, राइट आंसर इसका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा गामा किरणें, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हैकअप, है ना, हैकअप प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या है, हैकअप प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, बी है उत्पादन बढ़ाना, सी है स्वाद बढ़ाना और डी है रंग स्थिर करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैकअप प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, है ना। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेंसरी इवैल्यूएशन में ट्रायंगल टेस्ट का उपयोग किस लिए होता है। सेंसरी इवैल्यूएशन में ट्रायंगल टेस्ट का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए है अंतर पहचानने के लिए, बी है रंग अस्थायित्व के लिए और सी है सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और डी है पोषक मूल्य आकलन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंतर पहचानने के लिए, है ना। सेंसरी इवैल्यूएशन में ट्रायंगल टेस्ट का प्रयोग अंतर पहचानने के लिए किया जाता है। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओह, ये कहाँ पहुँच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 119 नंबर का, फूड फोर्टिफिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। पूछा जा रहा है फूड फोर्टिफिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है आयोडीन युक्त नमक, बी है उबला हुआ दूध, सी है किण्वित दही और डी है बेकरी उत्पादन। तो फूड फोर्टिफिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक, है ना। आयोडीन युक्त नमक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डबल बर्डन, है ना, ऑफ माल न्यूट्रिशन से क्या तात्पर्य है। डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है अल्प पोषण और अधिक पोषण दोनों की उपस्थिति, बी है केवल अल्प पोषण और सी है केवल अधिक पोषण और डी क्या दिया गया है, केवल सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्प पोषण और अधिक पोषण दोनों की उपस्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अल्प पोषण और अधिक पोषण दोनों की उपस्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोपोमेट्री, है ना। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंसेस क्या पूछा जा रहा है, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंसेस जिसे हम कहते हैं MUAC, है ना, MUAC किस आयु वर्ग में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है 6 से 9 माह तक, 1 से 5 वर्ष तक, 5 से 10 वर्ष तक, 10 से 19 वर्ष तक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 से या 6 से 59 माह तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा रहा है, जेड स्कोर में 2SD के से नीचे का मान क्या दर्शाता है। पूछा जा रहा है जेड स्कोर में 2SD से नीचे का मान क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है सामान्य पोषण, बी है मध्यम कुपोषण, सी है गंभीर कुपोषण और डी है अधिक पोषण। जेड स्कोर में 2SD से नीचे मान दर्शाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्यम कुपोषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, मध्यम कुपोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है,
न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है पारंपरिक आहार से आधुनिक संस्कृत आहार की ओर परिवर्तित, बी है भोजन में केवल ऊर्जा की वृद्धि, और सी है केवल सूक्ष्म पोषक तत्व बढ़ाना, डी है केवल मोटापा कम करना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक आहार में आधुनिक प्रसंस्कृति आहार की ओर परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हिडन हंगर से तात्पर्य है, हिडन हंगर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, प्रोटीन की कमी, सी है वसा की कमी, और डी है अधिक ऊर्जा सेवन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिडन हंगर से तात्पर्य है, हिडन हंगर से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, है ना। हिडन हंगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे विटामिन खनिज की कमी जो दिखाई देने वाले वजन संकेतों, ऊंचाई संकेतों से तुरंत स्पष्ट नहीं होती है, यह स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती है। इसकी कमी किस किस चीज की होती है? आयोडीन, आयरन और विटामिन ई की, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, जिसे हम कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक, हिंदी में हम इसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हम कहते हैं HDI में कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है आय, बी है शिक्षा, और सी है स्वास्थ्य, और डी है वस्त्र। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या नहीं सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, वस्त्र इसमें नहीं सम्मिलित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए स्टूडेंट, यहीं पे आज का हमारा 125 क्वेश्चन मॉक टेस्ट फर्स्ट पार्ट 2 है ना कंप्लीट हुआ। ये 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। 2 पार्ट में हमारा पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मिलेंगे मॉक टेस्ट के लिए नेक्स्ट शनिवार और रविवार को, है ना, सैटरडे और संडे को। लेकिन बीच में क्या चलेगा आपका? जैसे ही चल रहा था ना, सारी सीरीज आपकी जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।